बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 6 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए कुछ बड़ी खबरें लाए हैं। सबसे बड़ी खबर और पहली खबर ये है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, उसके पीछे कौन सी बड़ी खबर है, ये हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के 15 सरकर्दा रहनुमाओं से टेलीफोनिकली उनका मौक़िफ़ लेने के बाद हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ और उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। उम्मीद है इसके बाद ये जो तनकीद का सिलसिला है ये बंद हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। 27 सितंबर जिस पर तनकीद हो रही है, लिख लें और इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके रख लें। 27 सितंबर से पहले ये हुकूमत खत्म हो सकती है। लॉन्ग मार्च की शायद जरूरत ही पेश ना आए। 3 खबरें हम आपके सामने रखने चले हैं, जिस बुनियाद पर ये जो तारीख है ये 27 सितंबर तक रखी गई है। बाहर बैठे जो लोग हैं, वेल विशर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तनकीद बजा, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझ रहे। पहले जरा देखिए पहली खबर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले चंद दिनों में हुकूमती बेंचेस को छोड़कर अपोजिशन के बेंचेस पर आ रही है। इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। और सदर आसिफ जरदारी पिछले 5 दिनों से ऐवान सदर से गायब हैं। जी हां, मुल्क का सदर पिछले 5 दिनों से किसी को पता नहीं है कि वो कहां पर है। और इससे जुड़ी जो खबर है, पंजाब के 10 जज हाई कोर्ट के और पेशावर के कुछ जजेस की जो समरियां हैं, वो अपनी तरफ से गौन सिलवा कर बैठे हैं। वो हर रोज अदालतों की तरफ देखते हैं कब उन्हें हलफ उठाकर जाना हो। आसिफ जरदारी आज 15 दिन हो गए उस समरी को रोक कर बैठा है और इस्टेब्लिशमेंट के बेइंतहा दबाव के बावजूद उसने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। ये आपने 2 खबरें समाप्त कर ली। अब आप तीसरी खबर देखें। तीसरी खबर है मौलाना फजलुर रहमान की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तीनों ने मिलकर इस हुकूमत को गिराना है। और ये जो ट्राइका है, इसका जो पेपर वर्क है ये मुकम्मल हो चुका है। अब इस किस्से जुड़ी हम आपको एक खबर मजीद देते हैं, फिर आप खुद फैसला कीजिए कि ये फैसला गलत है या दुरुस्त है। आज हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा 15 आदमी हैं, उनका मौक़िफ़ बजरिया टेलीफोन लेने के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का जो सदर है उसका मौक़िफ़ लेने के बाद हम आपके सामने ये रखने चले हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है। 15 में से 15 आदमियों ने कहा कि ये जो वक्त दिया गया है ये बिल्कुल ठीक दिया गया है। क्यों? उनके मुताबिक ये जो इमरान खान है, उनके जो कायद हैं, उनके मुताबिक उसकी गिरफ्तारी से लेकर आज तक 3 सालों में पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर ऐवान अदल में अपना पावर शो किया है। और वो पावर शो इन हालात में किया है कि जो शख्स भी जाएगा वो वापस नहीं आएगा। लिहाजा इसके बावजूद लोगों का वहां पर इकट्ठा होना, पार्लियामेंटेरियंस का आ जाना, पुलिस की आंखों में आंखें डालना, इससे जो लोकल लेवल का जो वर्कर है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो अप हुआ है। याद रखिए, जो पंजाब में कॉन्फिडेंस लेवल है, लाहौर की बात कर रहा हूं, वो थोड़ा सा धीमा है। वो डरे हुए हैं, मार बड़ी पड़ी है। हजूर जरा कभी कोट लखपत और कैंप जेल लाहौर का दौरा तो कीजिए, आपको समझ आए कि कितने जो हजार जो वर्कर हैं वो इस टाइम बिहाइंड द बार हैं और उसकी फैमिलियां किस सफर में हैं। अब जो PTI पंजाब है, PTI लाहौर है, वो भी कह रहे हैं कि हमने टाइम चाहिए, हमने ट्रांसपोर्ट बंदोबस्त करना है। जुनैद अकबर ने कहा पैसों की जरूरत है। और इस दफा जो हिकमत अमली होगी, सर जी आप साने मुरीद के सामने रखें, आप निकलेंगे, मिसाल के तौर पर आप निकल पड़ते हैं और आगे से फायरिंग शुरू हो जाए जिसका इम्कान मौजूद है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप पीछे घर को लौट आएंगे। तो फिर याद रखिए, सारी जिंदगी लॉन्ग मार्च फिर भूल जाइए, कोई आपके साथ निकलेगा नहीं। बच्चों वाली बात करते हैं यार। सानिया मुरीद के को सामने रखने के बाद आप सीधे चले जाएं कश्मीर। वहां पर एहतजाज की एक और शक्ल है। वहां पर एक पूरी कौम बैठी है, उन्होंने
कैद कर लिया है। जी हाँ, कैद करने के बाद नाकाबंदी कैद ही होता है ना जी, और वो पिछले तकरीबन 50 दिन से ज्यादा हो गया है। वो अपनी मदद आपके तहत रोटियां भी पकवा रहे हैं उधर पंडाल में, और वो अपनी मार्केटें बंद करके बैठे हैं। कहने का मकसद ये है कि आगे जिस कुवत से आपका मुकाबला है वो सानिया मुरीद के भी कर सकती है, और जो कश्मीरी हैं वो भी अगर 50 दिन की हड़ताल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और वो नहीं टस से मस हो रहे। और आज राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बाद अज इलेक्शन कश्मीर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो ये जो दो चीजें हैं अब आप सामने रखिए, और उन लोगों की जगह पे खुद बैठ जाइए, यानी सुहेल अफरीदी और जो पीटीआई के पी है, कि उनके सामने क्या रास्ता है। क्या वो कंटेनर उठाकर चले आए, और अगर वो आते हैं उनको रोक लिया जाता है अटक पुल पर या चश्मा मियां वाली के पुल पर, उनको रोक लिया जाता है। रोकना तो है, कंटेनर लगेंगे। अब रोकने पर इनके पास कितने दिनों का खाना होगा जी? अगर कुछ ना हो, 1 लाख आदमी, ओनली 1 लाख आदमी हो, तो उनका जो डेली का आटा है, 3 वक्त की रोटी है, पीने का पानी है, और जो वॉशरूम के मसाइल हैं वो, और दीगर जो उनकी सिक्योरिटी है, आप पीछे देखें ना, दहशतगर्दी भी तो है। और इसके अलावा लोगों को आपने होप भी दिलवा कर रखनी है। आप कितने दिनों के लिए वहां पर बैठ सकते हैं? तो अगर आपका ये जो सिस्टम है ये बैठ गया तो फिर क्या करोगे? पीछे चले जाओगे? कमाल की बात करते हो यार, नीतों पर शक नहीं किया जाता। पाकिस्तान में हुकूमतें कैसे तब्दील होती हैं? आज 6 अगस्त है ना, सुनिए, हम आपको एक किताब का हवाला देते हैं। किताब है जी, वेटिंग फॉर अल्लाह, पाकिस्तान स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। इनको लिखने वाली है क्रिस्टीना लैम। ये वो नामी ग्रामी सहाफी है जिसने दुनिया के टॉप के जो लीडर्स हैं उनके इंटरव्यूज कर रखे हैं। इसी ने कहा था कि मेरा दिल चाहा कि मैं नवाज शरीफ का इंटरव्यू करूं, तो मैं इंटरव्यू करने पहुंच गई। जब मैं पहुंचती हूं तो मैंने देखा उसके अपने कमरे में या साथ वाले कमरे में जी, जहां पर वो दिखाया गया कि ये देखे आलीशान मकान तो ये दिखाते हैं, उसने कहा मुझे पूरे घर में, इंक्लूडिंग उसके कमरे में जहां पे वो ड्राइंग रूम बैठे थे, वहां पर मुझे एक किताब नजर नहीं आई। लेकिन एक किताब मैंने देखी जो मोटी सी थी। जब मैंने उसको खोल के देखा तो वो टेलीफोन की डायरेक्टरी थी। ये है शरीफ खानदान का 1990 में जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि इनका तालीम से हाथ तंग है। तो वो जो सहाफी है वो लिखती है कि जब बेनजीर की हुकूमत 6 अगस्त सन 1990 को डिसॉल्व होती है तो 5 बजे का टाइम था शाम को, लेकिन उसी 5 बजे से 4 बजे तक, शाम को 4 बजे, बेनजीर भुट्टो को यकीन था कि उसकी हुकूमत नहीं जा रही, और वो बिल्कुल लाइल्म थी। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान में हुकूमतें जब तब्दील होती हैं तो सफ़े कैसे फटते हैं और फैसले कहां पर होते हैं। ये मोहसिन नकवी ने एक दिन कह दिया कि हुकूमत खत्म हो गई, दूसरे दिन उसने कहा जी हां सिस्टम तो कोलैप्स कर गया, लेकिन शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी करेगा, असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी। लिख लो मेरी ये खबर, लिख लो, हम आपके मुजरिम होंगे अगर हमारी खबर झूठी हो। खबर यह है कि पाकिस्तान की ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, 150 पार्लियामेंटेरियंस, 150 के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को एफिडेविट्स के जरिए अपनी जो नया आने वाला सेटअप है उसमें अपने ताउन की यकीन दहानी करवा चुके हैं। कितने? 150। तो सादा अक्सरियत अगर चाहिए हो तो कितने रहेंगे? जब भी ये किसी को नीचे उतारते हैं तो या उसको जहाज पर बिठाते हैं जैसे इमरान खान को इन्होंने कहा था, किया था, या फिर उसको बैरूनी दौरों पर भेज देते हैं जैसे आज शहबाज शरीफ जा रहा। लिख लो, ये निजाम अब नहीं चलने वाला। उन्होंने जब कह दिया है तो कह दिया है, इनकी आगे कुछ बनता ही नहीं है। उनका अपना एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। और क्यों आप भूल जाते हो यार, आप सियासी विजडम नहीं रखते? ये जो इतनी उन्होंने तरमीम करवा लिए हैं, इतने जजेस उन्होंने भर्ती कर लिए, ये किस लिए किए? शहबाज शरीफ के लिए किए हैं, मरियम नवाज के लिए किए? तो फिर आप अपनी सियासत को जो आप समझ बूझ है उसका सर अल्लाह ही हाफिज है। ये एस्टेब्लिशमेंट है, तारीख उठा कर देख लें, ये किसी की नहीं सुनती, बस इनकी अपनी सोच होती है जिसके मुताबिक चलते हैं। अब जी इस्लामाबाद में जी आज के दिन 4 बहनों को
गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये एक बीबी है, उसका नाम है अजरा आलम, ये एक्टिविस्ट है। इसकी 3 मजीद दीगर बहनें हैं। इन लोगों ने सेनेटर मुश्ताक अहमद का जब एहतजाज हो रहा था इस्लामाबाद में कश्मीरियों के हक में रावला कोर्ट में, उसके अगेंस्ट, तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था और अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां से उन्होंने उसको जो बढ़ावा भी दिया था। तो आज इन चारों बच्चियों को, ये पाकिस्तान जो siyaasat.com है वो रिपोर्ट कर रहा है, इन चारों बहनों को जी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर दहशतगर्दी की एफआईआर हैं, दहशतगर्दी की एफआईआरों के बाद 324 है। इतने संगीन हालात में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे मुल्क में जो बेटियां हैं, जो औरतें हैं, जो नॉन पॉलिटिकल हैं, ये जो बच्चियां हैं, ये इनका कोई सियासत से ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनको घरों से उठा लिया जाता है। एक आतिफ शहजाद नामी मियां वाली से जी एक बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल के करीब है, ये नाबालिग बच्चा है, ये करीब से गुजर रहा था, इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन जब अलीमा खान की गाड़ी 4 अगस्त को, इसी महीने की 4 अगस्त को मियां वाली पहुंचती है, तो ये बच्चा जो है लोगों के जलसों को देखते हुए अलीमा खान की गाड़ी के करीब पहुंच जाता है और इस बच्चे को भी मियां वाली पुलिस जो है ये गिरफ्तार करके ले जाती है। और वहां का जो डीपीओ है मियां वाली के, आप क्योंकि हमारा ताल्लुक मियां वाली से है, आप उसके नसीब देखिए जी। इससे पहले एक नवानी खानदान जो इंतहाई मुखालिफ था इमरान खान का, वो चुनकर मियां वाली लगाया गया और उसने कसाब बनकर, कसाई बनकर मियां वाली और तहरीक इंसाफ के लोगों पर जुल्म किया। एक वीडियो हमें भेजी गई थी पिछले, जब वो मौजूद था, कि सिटी थाने में जी, जहां पर वर्करों के लिए एक कमरा था, बड़ी मुश्किल थी कि उसमें 10 से 15 आदमी वहां पे इकट्ठे हो सकते, उसने 60 के करीब जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको शदीद हब्स में कैद कर दिया। जब कैद कर लिया तो उनकी चीखें 7वें आसमान तक पहुंच गई और उनको पानी की फराहमी जो है ये भी कुछ देर के लिए उसने बंद कर दी, यानी वो उन चीखों का मजा ले रहा था। अब वो रिटायर्ड हो गया जी, अब वो इंशाअल्लाह अज़ीम लोगों को बता रहा होगा कि ईमानदारी किस चीज को कहते हैं। अच्छा खैर जी, उसका टाइम भी गुजर गया, वक्त गुजर ही जाता है। उसके बाद ये जो मौजूदा एसपी है, डीपीओ मियां वाली है, इसको लाया जाता है। ये अपनी पूरी टीम दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स है एसएचओ की, वो लेके आता है, अपने जो प्रोजेक्शन है गुड इमेज की वो बनाना शुरू करता है, क्रिकेट के मैदान में जाता है, मेहमान खसूसी बनता है। लेकिन जब उसके टेस्ट का टाइम आता है, जी हां, टेस्ट का टाइम आता है, तो वो उसमें मुकम्मल तौर पे फेल हो जाता है। हजूर, इस ऐसे तो नहीं किताबों में लिखा हुआ कि इंसाफ का एक लम्हा कई बरसों की इबादत से बेहतर होता है। क्यों? इबादत करना बड़ा आसान है, वो अल्लाह का मैटर है, लेकिन जब इंसाफ का मामला हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बच्चा हो या दीगर कारकुनान हो, उनको उन्होंने 13 एमपीओ के तहत जेल में भेजा है, तो फिर सामने उसके दफ्तर में कैद आजम की तस्वीर होगी, ऊपर रब खड़ा है और हमारे ईमान के मुताबिक मेरा नबी जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी देख रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इन लोगों को कुछ भी नहीं याद। क्यों? में हम आपको जी ये खबर शेयर करते हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान का वजीर तावानाई है अवैस लगारी, जो कहते हैं ना ये सफा मौजूद है, सफा फट नहीं गया, तो उनके लिए ये है कि आपकी किताब भी उठा ली गई है। पता नहीं किस दुनिया में आप रहते हैं, ये पाकिस्तान आपने छोड़ा है। सुनिए पाकिस्तान की तावानाई का वजीर क्या कहता है। वो कहता है ये जो आईएमएफ है ये हमें सस्ती बिजली जो करने की इजाजत नहीं दे रहा। तो किधर गई जी पाकिस्तान की सोवरेनिटी, किधर गया पाकिस्तान का दिफा? और कहते हैं कि ये निजाम डूब नहीं गया। डूबना और किसको कहते हैं? आप तो कोलैप्स कर गए हैं। ना आपकी करेंसी आपके हाथ में, ना आपका खारजा आपके हाथ में, ना आपकी बिजली आपके हाथ में, ना आपका खजाना आपके हाथ में, तो फिर भी आप कहते हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद इनसे जरा ये पूछिए, ये जो मरियम नवाज ने 11 अरब का जहाज लिया है जिसपे वो झूले लेती है कभी इधर कभी उधर, इसकी इजाजत आपको दी गई थी? उस वक्त तो आप लोगों की गैरत नहीं जागी। क्यों? क्या गैरत का ताल्लुक सिर्फ आम लोगों से है? आगे रुकिए। ये जो आपने 2 अरब रुपए की गाड़ियां पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को दी हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी को क्यों दी हैं आप लोगों ने? महज इस वजह से दी हैं। क्यों?
کہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی کرنی ہے، الیکشن میں دھاندلی کرنی ہے تو انہی بیوروکریسی کے ذریعے کرنی ہے۔ اگر آپ نے بیوروکریسی کے ایمان کا جائزہ لینا ہو نا پاکستان پنجاب کی بیوروکریسی کا سر جی، تو آپ کسی فروٹ والے سے پوچھیں، ان کے جو نیچے ہیں نا، یہ غریب لوگوں کو کیسے اپنی رونیت کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ صبح دفتروں سے نکلتے ہیں، خوبصورت چھتریاں لیتے ہیں، اینکیں لگاتے ہیں اور سینڈل پہنتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا جو ٹک ٹاک بناتے ہیں، کہاں پہ جی؟ ریڑی والوں پہ، چھابڑی والوں پہ۔ کیوں؟ ان کی دہشت بیٹھے۔ پاکستان کی پولیس ہو تو یہ لوگوں پہ تشدد کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ٹہکا قائم رہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ کیوں دکانداروں اور غریبوں کو چپیڑے مارتے ہیں؟ لوگ ان سے ڈریں، کیونکہ یہاں پر صرف ڈر کے پیسے ہیں، عزت کے پیسے نہیں ہیں۔ اور یہ جو سی سی ڈی تھی، یہ بندے مارتے تھے نا، وہ غازی آباد کے جو اے ایس آئی ہے، ابھی تک پکڑا کیوں نہیں جی؟ ہاں جی چٹھا صاحب، ادھر آؤ نا ذرا میدان میں۔ کیوں؟ اس نے تو ایک معذور بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے، وہ بھی آپ کے تھانے میں، اور اس کی گواہی آپ خود دے رہی ہیں کہ پورا تھانہ ملوث ہے۔ 78 آدمی آپ نے سسپینڈ کر دیے۔ یہ نواز شریف والے ڈرامے آپ نے کہاں سے سیکھ لی؟ تو بلا نا سی سی ڈی کو، دو اس کو ہاتھ میں تفتیش۔ اس کے نیفے میں ابھی تک کیوں نہیں پسٹل چلا؟ کیوں؟ یہ پولیس وردی میں پہنا ہوا ہے، تو کیا پولیس کی وردی پہننے والوں کو اس نے لوٹنے کی کھلی آزادی ہے؟ اب اس کے لیے جیل آ گئی، اس کے لیے تحقیق آ گئی، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن۔ تو یہ جو لوگ عام لوگ آپ نے پھڑکائے ہیں، یہ اب ان کی طرف کیوں نہیں آپ کو موت آتی؟ کیوں؟ اسحاق ڈار کا بیٹا سی سی ڈی کی طرف نہیں جائے گا؟ کیوں؟ وہ شریف خاندان سے ہے، وہ پاورفل ہے۔ اب یہ جو پولیس والا ہے، اس کی طرف سی سی ڈی نہیں جائے گی؟ کیوں؟ یہ آپ کا اپنا پیٹی بھائی ہے۔ ارے بھائی پیٹی بھائی ہے تو پھر بھگت تو آپ لوگوں کے لیے یہی ہے۔ اور میرے نبی کی وہ حدیث ہے کہ آپ سے پہلی امتیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ کوئی بڑا جرم کرتا تھا، ہائے کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس کو بچا لیا جاتا تھا، اگر کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا تو اس کو رگڑا لگتا تھا۔ اس ٹائم بھی یہی سی سی ڈی تھی جو امیروں کے آگے جھک جاتی تھی، غریبوں کے آگے وہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب آپ کو پتہ لگا، آپ تیار رہیے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ لوگوں پہ کیسے آتا ہے، اور ایسے عذاب آنا ہے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ جی ہاں بالکل لگ پتہ جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہ ہو؟ پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یا اللہ الخالق البارئ المصور القہار الجبار المؤمن المحین السمیع البصیر۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک کو رحم دے، اے میرے اللہ ہمارے ملک کو امن دے۔ ہمارے ملک میں چاروں طرف سے آگ لگی ہے، اور ایسی آگ لگی ہے میرا اللہ کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی، اور ایسے نالائق ترین حکمران ہیں جو اس آگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ میرا اللہ دیکھ لیجئے، وہ کشمیری اپنے گھر میں احتجاج کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، 50 لاشیں گرنے کے باوجود بھی آج یہ kہتے ہیں ہم کشمیر میں مزید بڑا آپریشن کریں گے۔ میرا اللہ بڑا آپریشن کریں گے، بڑی گولی چلے گی، آگے کشمیری بیٹھے ہیں، مزید ان کے بندے شہید ہوں گے۔ میرا اللہ اور تابوت گریں گے اور نفرت بڑھے گی، نفرت بڑھے گی تو یہ ملک کمزور ہوگا۔ میرا اللہ ہم نے پہلے ہی دیکھ رکھا ہے بلوچی ہم سے ناراض ہیں، میرا اللہ وہ پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کشمیری جو ہیں، اگر یہ بھی ہم سے ناراض ہو گئے تو میرا ملک تو کمزور ہو جائے گا۔ کے پی میں میرا اللہ ایک طرف جلسہ ہو رہا ہے کہ دہشت گردی نہ ہو، 10 فٹ کے فاصلے پر خودکش بمبار آ کے پولیس والوں کو شہید کر کے چلا جاتا ہے۔ اے اللہ ابھی ہم ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے تھے پاکستان کے طول و عرض میں جو ہمارے فوجی ہیں ان کی جو میتیں ہیں، شہداء کے جسد خاکی وہ آ رہے ہیں۔ میرا اللہ ان تابوتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کر رہے۔ کہیں میرا اللہ ہماری وہ حالت تو نہیں ہوگی کہ آپ نے ہمارے کان بھی بند کر دیے ہیں، ہماری آنکھیں بھی بند کر دی ہیں، ہمیں بولنے کی وہ طاقت ہی نہیں دی۔ میرا اللہ ہمیں آنکھیں دے، ہم کھولیں، ہم فیصلہ کریں۔ ہے میرے اللہ پاکستان لٹ رہا ہے، اگر پاکستان لٹ گیا میرا اللہ تو ہم پہلے یہ سانحہ دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم سے ناراض ہوا 1971 میں، ہم نے بنگالیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، وہ اپنا ملک بنا کر چلے گئے۔ اے اللہ اب تو چھوٹا سا ملک بچا ہے، اب اس ملک کی حفاظت میرا اللہ ہم نہیں کر سکتے، تم نہیں کرنی ہے، تو اس کی حفاظت کر۔ تو اس کی حفاظت کے لیے میرا اللہ نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ اے اللہ ملوکیت تو میرے نبی نے ناپسند کیا تھا، تو وہ ملوکیت پاکستان کے لیے کیسے پاورفل ہو سکتی ہے؟
तो है मेरे अल्लाह इन मलूकियत ज़दा जो हुक्मरान हैं इनसे हमारी जान छुड़ा। मेरे नबी ने कहा था काट खाने वाली मलूकियत, और अब मेरा अल्लाह इन मलूकियत जैसे जो लोग हैं उनकी लोग तारीफें करते हैं। ऐ मेरे अल्लाह हम पे रहम फरमा, हमारी बेटियों पे रहम फरमा, इनके रिस्क में इजाफा फरमा, इनकी इज्जत और आबरू सलामत रख मेरा अल्लाह। हर तरफ दरिंदे हैं, बेटियों की हिफाजत फरमा, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं मेरा अल्लाह। हमारे बच्चों के रिस्क में इजाफा फरमा, जिनका कारोबार नहीं चल रहा उनका कारोबार चला दे, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे ऐ अल्लाह उनके रिश्ते करवा दे। तू बेहतरीन हिकमत वाला है, तू हम पे रहम फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शफा दे। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।